नमस्कार मित्रों, मैं अशोक बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा। आज हम एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन को हिंदी में संक्रमिका कहते हैं। संक्रमिका यह पर्यावरण के अंदर चैप्टर है, ये कंसेप्ट है संक्रमिका। संक्रमिका है क्या? संक्रमिका दो या दो से अधिक इकोसिस्टम और बायोम के बीच का ट्रांजिशनल क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, उसे संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझे तो ये ए प्लांट कम्युनिटी है, और ये बी प्लांट कम्युनिटी है। ए प्लांट कम्युनिटी और बी प्लांट कम्युनिटी ये एक प्रकार का अलग इकोसिस्टम है, इसे अपन बायोम भी कह सकते हैं, और ये दूसरे प्रकार का इकोसिस्टम है या दूसरे प्रकार का बायोम है। तो इकोटोन ए प्रकार के प्लांट कम्युनिटी या ए प्रकार के इकोसिस्टम या ए प्रकार के बायोम तथा बी प्रकार के बायोम के बीच का ट्रांजिशनल एरिया है। इट मीन्स इकोटोन इज ए ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू एंड मोर देन टू बायोम्स एंड इकोसिस्टम। ओके राइट, इसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे दलदल भूमि है, दलदल भूमि जिसे मार्शलैंड कहते हैं, यह एक तरफ वेट इकोसिस्टम और दूसरी तरफ ड्राई इकोसिस्टम, या यूं कह सकते हैं कि ये लैंड इकोसिस्टम और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। तो ये क्या कहलाएगा? वेट इकोसिस्टम एंड ड्राई इकोसिस्टम के बीच का इकोटोन। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लेते हैं मैंग्रोव का। मैंग्रोव वनस्पति है, ये कहां पाई जाती है? एक तरफ पाया जाता है समुद्र, जिसे मेराइन इकोसिस्टम कहते हैं, और दूसरी तरफ पाया जाता है स्थल भाग, जिसे अपन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो मैंग्रोव वनस्पति, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मेराइन इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच में क्या कहलाएगा? इकोटोन। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा ग्रासलैंड, तो घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? जहां पर एक तरफ फॉरेस्ट पाया जाता है और दूसरी तरफ डेजर्ट पाया जाता है। तो जहां पर एक तरफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ डेजर्ट इकोसिस्टम है, वहां पर कौन सा इकोसिस्टम पाया जाएगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाया जाएगा। इसके बाद में अगला जो उदाहरण है वो है एस्चुरी का। एस्चुरीज, एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी जहां पर नदी समुद्र में मिलती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वहां पर एस्चुरी का निर्माण होता है। इसका मतलब एक तरफ है फ्रेश वाटर, नदी वाला पानी है, तो ये हो जाएगा फ्रेश वाटर, और दूसरी तरफ समुद्र का पानी है, तो वो हो जाएगा साल्ट वाटर। तो ये साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में क्या है? इकोटोन है। एक और उदाहरण हमारे पास में है, वो है
माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज क्यों है? क्योंकि देखो माउंटेन रेंज इस प्रकार का रेंज है, तो ये एक प्रकार का ढाल इधर हो गया, बी प्रकार का ढाल इधर हो गया, दोनों जगह क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि ये बीच वाला भाग जहां पर ए प्रकार के ढाल और बी प्रकार के ढाल के बीच में क्या कहलाता है? इकोटोन। तो इकोटोन में इधर ए स्लोप और उधर बी स्लोप, तो इनके बीच में क्या पाया जाएगा? माउंटेन रेंज इकोटोन का कार्य करेगा। तो दोस्तों इकोटोन कंसेप्ट समझ में आया? इकोटोन की परिभाषा में क्या लिखेंगे? इकोटोन पर्यावरण की वह अवधारणा है जो यह बताती है कि दो या दो से अधिक इकोसिस्टम और बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन या संक्रमिका कहलाता है। इसके 5 उदाहरण हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला दलदल भूमि, मार्शलैंड, किसके बीच में पाई जाती है? वेट इकोसिस्टम और ड्राई इकोसिस्टम के बीच में। दूसरा उदाहरण है हमारे पास में मैंग्रोव वनस्पति का, एक साइड में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरी साइड में मेराइन इकोसिस्टम। तीसरा उदाहरण है हमारे पास में ग्रासलैंड का, एक तरफ है फॉरेस्ट, दूसरी तरफ है डेजर्ट। चौथा है हमारे पास में उदाहरण एस्चुरी, एस्चुरी में एक तरफ फ्रेश वाटर आता है और दूसरी तरफ साल्ट वाटर। और सबसे लास्ट उदाहरण है माउंटेन रेंज का, जिसकी ए स्लोप और बी स्लोप दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा? इकोटोन। तो हमारी परिभाषा भी हो गई, हमने 5 उदाहरण देख लिए। अब हम पढ़ेंगे इकोटोन की विशेषता। अब हम पढ़ेंगे इकोटोन की विशेषताएं। इकोटोन की सबसे पहली विशेषता है कि इट मे बी नैरो एंड वाइड, यह संकरा भी हो सकता है और विशाल भी हो सकता है। विशाल का उदाहरण देखेंगे। इकोटोन विशाल कहां पाया जाता है? जहां पर एक तरफ डेजर्ट पाया जाता है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ का इकोटोन है वो बहुत बड़ा विशाल है। दूसरा है नेरो, नेरो में जहां पर एक तरफ ग्रासलैंड पाया जाएगा और दूसरी तरफ फॉरेस्ट पाया जाएगा, वहां पर इकोटोन क्या होगा? संकरा। पहली विशेषता ध्यान रखना, इकोटोन संकरा भी हो सकता है और अत्यंत विशाल भी हो सकता है। विशाल कहाँ होता है? डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में। संकरा कहाँ होता है? ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच में। चलो ठीक है, दूसरी विशेषता देखते हैं। जैसे ये इकोटोन है, ये ए प्लांट कम्युनिटी है, ये बी प्लांट कम्युनिटी है और बीच का क्षेत्र है ये है इकोटोन। अब मित्रों इस इकोटोन के लिए ये बी और इस इकोटोन के लिए ये ए, ये कहलाती है बॉर्डरिंग कम्युनिटी। हिंदी में कहेंगे अपन आसन समुदाय। क्या कहेंगे? आसन समुदाय। तो मित्रों में ध्यान रखना, इस इकोटोन में कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है। इसका मतलब एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट एट इकोटोन विच इज नॉट प्रेजेंट एट बॉर्डरिंग कम्युनिटी। ऐसी स्पीशीज जो बॉर्डरिंग कम्युनिटी में नहीं पाई जाती है, एंटायरली डिफरेंट कम्युनिटी इस इकोटोन में देखने को मिलती है। अगली विशेषता है, इसकी तीसरी विशेषता देखेंगे। तो पहले इसमें है कि दूसरी विशेषता में लिख देंगे आसन समुदायों से भिन्न प्रजातियां पाई जा सकती है, इसकी अगली विशेषता में देखेंगे कि ये जोन ऑफ टेंशन कहलाता है, तनाव का क्षेत्र। क्योंकि दो विपरीत प्रकार की कम्युनिटी के बीच में ये क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? यहाँ पर तनाव। और इसकी सबसे अंतिम विशेषता कि ये नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि अपन देखा ये डेजर्ट के और फॉरेस्ट के बीच में ये क्या है?
नेचुरल है और ये मैन मेड भी हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है उसके और फॉरेस्ट के बीच में ये क्या है, मैन मेड है। इसका मतलब है कि ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोटोन। इकोटोन का महत्व क्या है। सबसे पहले इसका महत्व है कि यहाँ पर ग्रेटर डाइवर्सिटी पाई जाती है। किसकी? ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पर विभिन्न जीवों की विविधता पाई जाती है। इकोटोन में जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। अगला पॉइंट कि यह गुड नेस्टिंग प्लेस है। गुड नेस्टिंग प्लेस, इसका मतलब है कि इकोटोन में अधिकतर पक्षी और पशु है वो अपना घोंसला या अंडा देना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर्ष कंडीशन, हर्ष क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं पाई जाती। क्योंकि माना कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन हर्ष हो सकती है, यहाँ पर भी हर्ष हो सकती है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अनुकूल होती है। और अनुकूल जलवायु होने के कारण अधिकतर पक्षी और पशु है यहाँ पर अंडा देना या नेस्टिंग करना पसंद करते हैं। इसके बाद में अगली विशेषता है कि यह लार्जर जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्षेत्र है। यहाँ पर जीन में भी डाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे ब्रिज कहते हैं। किसके लिए ब्रिज? ब्रिज का मतलब ये पुल का कार्य करता है। पुल कैसा? कि जहां पर जीन का फ्लो होता है, जीन का फ्लो होता है ए कम्युनिटी से बी कम्युनिटी की तरफ, इसलिए यह लार्जर जेनेटिक डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र कहलाता है। अगली विशेषता, यह बफर जोन की तरह कार्य करता है। बफर जोन का मतलब है कि ए सेक्टर और बी सेक्टर के बीच में क्या है? बफर जोन। जैसे कि मंगोलिया, चाइना और रशिया के बीच में बफर देश है, वैसे ही इकोटोन ए प्लांट कम्युनिटी और बी प्लांट कम्युनिटी के बीच में क्या है? बफर जोन का कार्य करता है। और बफर जोन का काम करने के कारण ये बॉर्डरिंग कम्युनिटी के लिए जो आसन समुदाय है, बॉर्डरिंग कम्युनिटी के लिए सेफ गार्ड का कार्य करता है। कैसे? जैसे कि मैं बताऊं, वेटलैंड है। वेटलैंड क्या करता है? जो नदी में पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को अवशोषित कर लेता है और उस पॉल्यूशन को नदी में जाने से रोकता है। इसलिए नदी सुरक्षित हुई। सुरक्षित किसने की? वेटलैंड ने। वेटलैंड नदी के लिए क्या है? इकोटोन है। इसलिए इकोटोन क्या करता है? बॉर्डरिंग कम्युनिटी, आसन समुदाय के लिए सेफ गार्ड का कार्य करता है। और अगली विशेषता, सबसे लास्ट, इसकी इंपॉर्टेंस या इसका महत्व देखेंगे तो इसका महत्व इसलिए है कि वर्तमान में विश्व में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें पहले से तैयारी करना अनिवार्य है। और पहले से तैयारी करने हेतु हमें इकोटोन सहायता करता है। कैसे? कि इकोटोन के अंदर जो प्रजातियां पाई जाती है वो इंडिकेटर का कार्य कर सकती है। इंडिकेटर प्रजातियां कौन सी होती है? वे प्रजातियां जो जलवायु परिवर्तन से सबसे पहले प्रभावित होती है। तो थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन होते ही जब ये प्रजातियां प्रभावित होने लग जाएगी तो हमें पता चलेगा। जब पता चलेगा तो हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने में तैयार हो सकते हैं। तो ये इसका हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ इकोटोन। अब हम मित्रों पढ़ेंगे एज इफेक्ट। एज इफेक्ट इकोटोन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, इसलिए हमें इकोटोन के साथ में पढ़ना जरूरी है। एज इफेक्ट है क्या? एज इफेक्ट क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू बॉर्डरिंग कम्युनिटी ऑन ईच अदर इज कॉल्ड एज इफेक्ट। इसका मतलब है कि ये इकोटोन का ये बॉर्डरिंग कम्युनिटी ए और बॉर्डरिंग कम्युनिटी बी, ए बॉर्डरिंग कम्युनिटी का बी पर और बी बॉर्डरिंग कम्युनिटी का ए पर जो इन्फ्लुएंस है वो क्या कहलाता है? एज इफेक्ट। यहां अपन इसे दूसरी तरीके से यूं कह सकते हैं कि यह एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जहां दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं और जब दो पारितंत्र आपस में मिलेंगे तो वहां पर जैव विविधता क्या होगी? अधिक होगी।
इसलिए एज इफेक्ट के कारण या इकोटोन के आसन समुदायों का एक दूसरे पर प्रभाव होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है और इस प्रभाव को क्या कहते हैं? कोर प्रभाव। इसे हिंदी में कहते हैं कोर प्रभाव, एज इफेक्ट, कोर प्रभाव। जैसे ये नदी है, इस नदी के किनारे पर यहाँ पर कोई घास का मैदान है और ये नदी है, तो ये नदी और घास के मैदान के बीच, इसका मतलब है कि नदी का घास के मैदान पर प्रभाव है और घास के मैदान का नदी पर प्रभाव है, तो इसके दोनों के बीच का क्षेत्र है ना, यहाँ पर एज इफेक्ट काम करेगा और इस एज इफेक्ट काम करने के कारण यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, वो जैव विविधता है, वो अधिक पाई जाएगी। ऐसा और उदाहरण हमें देखने को मिलता है जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है। इसका मतलब है कि एस्चुरी वाला जो क्षेत्र है वहां पर जंगल का जो अंतिम बिंदु है, जहाँ पर जंगल समाप्त होते हैं और नया क्षेत्र शुरू होता है, जिसका मतलब दोनों का मिलन स्थल हो गया, तो वो भी क्या किसका उदाहरण होगा? एज इफेक्ट का। जहाँ पर्वत और घाटी आपस में मिलती है वो भी किसका उदाहरण हो गया? एज इफेक्ट का। अब हमें ये देखना है कि एज इफेक्ट कोर प्रभाव पर कितनी जैव विविधता अधिक क्यों पाई जाती है? Why the biodiversity is so high on age effect? Why the biodiversity is so high on age effect? सबसे पहला कारण है कि यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु की जो कंडीशन है वो तापमान, आर्द्रता, ये सब अनुकूल स्थिति में पाए जाते हैं और इन अनुकूल स्थिति में पाए जाने के कारण यहाँ पर जैव विविधता जल्दी पनपती है, इसलिए जैव विविधता यहाँ पर अधिक है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर ए प्लांट कम्युनिटी और बी प्लांट कम्युनिटी दोनों के संसाधन यूज में आते हैं, इसलिए यहाँ पर संसाधनों की क्या पाई जाती है? प्रचुरता। संसाधनों की प्रचुरता पाए जाने के कारण यहाँ पर जैव विविधता भी क्या होती है? अधिक है। तीसरा इसका ये कारण है कि यहाँ पर प्रकाश की उपलब्धता अधिक पाई जाती है और जहां पर प्रकाश ज्यादा होगा, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस की क्रिया अधिक होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी, इसके कारण उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी इसलिए जैव विविधता क्या होगी? अधिक होगी। अगला कारण है कि यहाँ पर प्रकाश की उपलब्धता के कारण उत्पादकता बढ़ती है, पेड़ पौधे ज्यादा हुए, इसका मतलब है यहाँ पादप अधिक पाए जाते हैं और पादपों को खाने वाले जो कीड़े हैं जिन्हें शाकाहारी कीट कहते हैं, शाकाहारी कीड़े वो अधिक पाए जाते हैं। जब कीड़े अधिक पाए जाएंगे तो कीड़ों को खाने वाले पक्षी और पशु भी यहाँ पर अधिक पाए जाएंगे। इस कारण यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। इसे हम संक्षेप में यूं कह सकते हैं कि ये ए प्लांट कम्युनिटी, ये बी प्लांट कम्युनिटी, इसका ये जो बीच वाला भाग है ये है एज इफेक्ट और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। तो ठीक है मित्रों, कल फिर एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।